नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से दिखाते हैं। ईओडब्ल्यू अब कैश कांड की जांच करेगी। इस वक्त की एक अहम खबर है। सरकार ने ईओडब्ल्यू को कैश कांड की जांच सौंप दी है। छापे में कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए थे। इलेक्शन कमीशन ने सरकार को जांच करवाने का निर्देश दिया था। 3 आईपीएस और 1 एसपीएस अधिकारी की जांच होगी। सुशोभन बनर्जी, बी मधु कुमार और संजय माने की जांच की जाएगी। अरुण मिश्रा के खिलाफ भी ईओडब्ल्यू अब जांच करेगा। तो सरकार से जांच करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा था। सरकार ने ये जिम्मा ईओडब्ल्यू को दे दिया है। ईओडब्ल्यू अब इन कैश कांड में फंसे तमाम दिग्गजों के नाम और उनके कैश कांड की जांच करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सरकार ने ईओडब्ल्यू को जिम्मेदारी सौंपी है कैश कांड की जांच करने के लिए। चुनाव आयोग ने सरकार को जांच करवाने का निर्देश दिया था। 3 आईपीएस, 1 एसपीएस अधिकारी की जांच होगी। सुशोभन बनर्जी, बी मधु कुमार, संजय माने, इनकी जांच की जाएगी। अरुण मिश्रा के खिलाफ भी ईओडब्ल्यू जांच करेगा। सरकार ने ईओडब्ल्यू को कैश कांड की जांच सौंप दी है। और इस अहम खबर पर सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, अब ईओडब्ल्यू इसकी जांच करेगी, डिटेल बताएं। देखिए पुनीत, बिल्कुल साल के जाते जाते आने वाले साल में किन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है, कम से कम सरकार के पत्र से बिल्कुल साफ हुआ है। और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो आयकर विभाग के छापे पड़े थे, उसमें कई मंत्री नेताओं के नाम सामने निकल कर आए थे, जो कि वर्तमान सरकार में भी कई मंत्री और विधायक बने हुए हैं सत्ताधारी दल से। ऐसे में जो अधिकारियों के नाम थे, सबसे पहले जाँच की शुरुआत इन्हीं अधिकारियों से होनी है। लिहाजा प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग के पत्र के बाद में अब जाँच का जिम्मा ईओडब्ल्यू को सौंपा है। और ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जाँच करेगा कि जो काले धन में नाम सामने निकल कर आए थे, जो रिसीविंग थी, जिन पर हस्ताक्षर अधिकारी और नेताओं के पाए गए थे, कि उनमें कितनी सच्चाई है। इस पूरे मामले पर शुरुआती तौर पर अगर बात करें तो 3 आईपीएस अधिकारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिनमें बी मधु कुमार जो कि पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, इसके अलावा बात करें संजय माने, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो सुशोभन बनर्जी तीसरे आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा जो कि ईओडब्ल्यू में एसपी हुआ करते थे, उनके खिलाफ भी जांच जो है प्रदेश सरकार ने ईओडब्ल्यू को सौंपी है। नेताओं के नाम जो सामने निकल कर आए थे, उनके खिलाफ जांच आगे आने वाले समय में की जा सकती है। इस जांच के बाद में ऐसे में उनसे भी पूछताछ होगी, पर लेकिन शुरुआत जो है अधिकारियों के नाम से की गई है। और आने वाले समय में यह माना जा रहा है कि ईओडब्ल्यू जब जांच के लिए खुलासा करेगा तो हो सकता है कि कई अधिकारी और नेताओं की मुश्किलें नए साल में बढ़ती हुई नजर आए। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब ईओडब्ल्यू को इन अधिकारियों से जांच शुरू करनी है। इसमें बड़े नेताओं के नाम है, दिग्गज नेताओं के नाम है। बड़ी बात यह कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो सरकार में सक्रिय तौर पर पहले भी शामिल थे और अभी भी शामिल हैं। अब इन सब के खिलाफ जो शिकायतें हुई हैं उनकी जाँच ईओडब्ल्यू करेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक ही नगर निगम मेयर और नगर पालिक अध्यक्षों के टिकट फाइनल करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया कि जिन नगरीय निकायों में कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हीं की सिफारिश पर दावेदारों के टिकट तय होंगे। कांग्रेस आलाकमान ने नगरीय निकायों को जिताने का जिम्मा कांग्रेस के विधायकों को ही दिया है। मध्य प्रदेश में 41 ऐसे जिले हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं, 11 ऐसे जिले हैं जहां कांग्रेस के विधायक नहीं हैं। अब जहां जहां कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, वहां संगठन टिकट वितरण करेगा और एक राय बनाकर सिफारिश भेजेगा। हाल ही में हुई बैठक में विधायकों के साथ कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। विधायकों से जीत का प्लान मांगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस विधायक जिसके टिकट के लिए सिफारिश करेंगे, उसे जिताने के लिए उनको खुद पूरा जोर लगाना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस विधायकों के साथ जिले का संगठन भी उनका साथ देगा, लेकिन चुनाव की पूरी जिम्मेदारी विधायकों की होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गुटों में बटी है, इसीलिए विधायक जोर लगाएं या संगठन लगा ले, बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर उसकी सिफारिश करेंगे जो चुनाव जीत सकता है, जिसका कहीं न कहीं प्रभाव है। तो मैं समझता हूँ कि उचित व्यवस्था की है कमलनाथ जी ने कि विधायकों की अनुशंसा पे महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों के टिकट वितरण होंगे। इससे हम मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में सिटी गवर्नमेंट पे ज़्यादा ताकत से कब्जा कर सकें। गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी से बहुत कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। हारी हुई बाजी को आप कुछ भी उपाय करो, जीत नहीं सकते। इसलिए ये सुनिश्चित है कि नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार सारी मांगें नहीं मानती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। भोपाल में किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। किसान आंदोलन पूरे देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। इस आंदोलन में गांधी जी के आंदोलन की झलक दिख रही है। शिव कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश में है। पिछले 35 दिनों से दिल्ली में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर के बीच किसान ट्रॉलियों में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। मध्य प्रदेश के 2 किसान समेत अब तक 50 किसान शहीद हो चुके हैं। किसान आंदोलन में मध्य प्रदेश की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा, किसान आंदोलन में हमारी भूमिका कमजोर नहीं है, बेहद मजबूत है। आंदोलन को लेकर हमारी तैयारी काफी लंबी है। ये पूरी तरीके से गांधीवाद का आंदोलन है, पूरी तरह अभी तक अहिंसात्मक रहा है, आगे भी रहेगा। हमारी तैयारी बहुत लंबी है और तैयारी हमारी लंबी है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी ये आंदोलन किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा, आंदोलन और तेज होगा। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें टल तो गईं, लेकिन सियासी दलों की तैयारी वैसी की वैसी दिखती है, उसी तेजी के साथ हो रही है। वक्त मिलने के साथ कांग्रेस नए नए मुद्दों को भुनाने में जुटी है। ऐसे में इंदौर में कांग्रेस अब नए नगर पालिका और निगम के कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। दरअसल इंदौर नगर निगम के सभी वाहनों का रंग पीला है। फील्ड पर काम करने वाले निगम के अधिकारियों से लेकर कर्मचारी इन्हीं पीले वाहनों में घूमते हैं, लिहाजा कांग्रेस ने इसे पीला गैंग का नाम दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम कर्मचारी सड़कों पर ठेला और रेहड़ी लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनसे अवैध वसूली हो रही है। इसके अलावा कहीं भी अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कई गरीबों के मकान टूटे हैं। कांग्रेस के मुताबिक इंदौर नगर निगम पर इस वक्त प्रशासन का राज है। फिलहाल कर्मचारी मनमानी पर उतर गए, लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस इसके खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है। इधर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर मोर्चा खोल दे, जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोविड का बहाना लेकर कभी चुनाव आगे बढ़ा देती है, कभी चुनाव पे स्टे ले आती है। क्योंकि 20 साल से जो इन्हें भ्रष्टाचार नगर निगम में कर रखा है, आतंक मचा रखा है, पीली गाड़ी, पीली गैंग निकलती है पूरे इंदौर शहर में। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि इस बार कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और सब कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के साथी लोग सब साथ में हैं। नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए काम को लेके, जब से भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की MIC आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने यहाँ काम किया है, इस इंदौर को बदला है। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सरकार जल्दी ही कानून बनाने जा रही है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने इंदौर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्दी अवैध कॉलोनियों को वैध करने को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। शुक्रवार को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में किफ़ायती तकनीक से मकान बनाए जा रहे हैं, जिसमें इंदौर भी शामिल है। भूपेंद्र सिंह इसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान वो शहर के मास्टर प्लान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जब भी आयोग निर्देश देगा, चुनाव कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने पूर्व में जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ थी उनको सबको वैध करने का निर्णय लिया था। बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो ग्वालियर हाई कोर्ट ने इसमें सरकार की तरफ से ठीक तरह से पक्ष नहीं रखा गया। हम उसको लेके कानून बना रहे हैं और कानून बना के सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हम जल्दी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने शहरी इलाकों में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए अंत्योदय समितियों के गठन की तैयारी की। सरकार समितियों को पावरफुल बनाने का काम करेगी। इन समितियों के जरिए वार्ड स्तर पर अपनी पैठ को मजबूत बनाने का प्रयास होगा। बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया उसके तहत वार्ड स्तर से लेकर नगर निगम स्तर तक अंत्योदय समितियों का गठन होगा, जिनके जरिए सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी मॉनिटरिंग का काम करेगी। निचले स्तर पर सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम भी समितियों के जिम्मे होगा। ये समितियां वार्ड स्तर से लेकर शहरों के विकास के रोड मैप बनाएंगी। सरकार नए साल की शुरुआत में अंत्योदय समितियों के गठन का फैसला कर सकती है।
भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है। जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो, भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास के लिए और क्षेत्र के कल्याण के लिए काम करती है और हर समय हमने इसी पॉलिसी को आगे किया है। मध्य प्रदेश में समग्र विकास हो, समेकित विकास हो, सुव्यवस्थित विकास हो, ये हमारी अवधारणा है और इसी पर हम काम कर रहे हैं। समीक्षा तो करें, लेकिन आज ये कोरोना काल में जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं, उनको राहत कैसे मिले, ये कोरोना की वैक्सीन कब उपलब्ध कराएंगे, इन बातों पे भी सरकार को गौर करना चाहिए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वो पहुंचे हुए हैं और इस दौरान कान्हा जाते समय कांग्रेसियों ने मंत्री को रास्ते में रोका। जिले की खस्ताहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की मांग उनसे की। उन्होंने मंत्री प्रभुराम चौधरी से जिला अस्पताल के निरीक्षण का आग्रह किया, लेकिन प्रभुराम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते कान्हा भ्रमण पर रवाना हो गए। स्वास्थ्य मंत्री के इस रवैये से नाराज कांग्रेस विधायकों ने कहा कि मंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी हम करेंगे और सब जगह का निरीक्षण हम जहाँ भी जाते हैं करते हैं। इनका निजी यात्रा हो सकता है 31 के उपलक्ष्य को लेकर के, लेकिन वो मध्य प्रदेश सरकार के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। मुझे तो ये कहना चाहिए कि उनको सबसे पहले हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडला में जाना चाहिए, चूंकि जिले में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लापरवाही की जाती है वो हम आप किसी से छुपे नहीं हों। और दिल्ली से इस बीच एक अहम खबर मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत सौदान सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सौदान सिंह को हरियाणा और पंजाब की जिम्मेदारी दी गई। चंडीगढ़ और हिमाचल की भी जिम्मेदारी उनके पास है। इसके अलावा शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया है। वी सतीश SC/ST मोर्चा के समन्वयक बनाए गए हैं। तो बीते दिनों जो टीम बनाई गई थी, इसमें कुछ और चीज़ें जुड़ती हैं, महत्वपूर्ण बदलाव दिख रहे हैं। सौदान सिंह जो हैं उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल की जिम्मेदारी सौदान सिंह को दी गई है। इसके अलावा शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है। वी सतीश SC/ST मोर्चा के समन्वयक बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए पंजाब में टारगेट किलिंग करवाने वाले गैंगस्टर सुख बिकरीवाल को गुरुवार को दिल्ली लाया गया। इसी महीने में उसे दुबई में हिरासत में लिया गया था। पता चला था कि सुख बिकरीवाल ने दुबई में बैठकर ISI के इशारे पर पंजाब में बलविंदर संधू की हत्या करवाई। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ केरल की विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव में कहा गया है किसानों की वास्तविक चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। केंद्र को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। पीएम मोदी ने आज गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। बताया कि ये राजकोट के खंडेरी गांव में बन रहा है। 4 लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा। 750 बिस्तर और 125 MBA सीटें होंगी। बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव हुए हैं। उपाध्यक्ष सौदान सिंह अब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में पार्टी का काम देखेंगे। शिव प्रकाश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में संगठन का काम देखेंगे। वी सतीश SC/ST मोर्चा के समन्वयक होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव 2018 में कैश कांड की जांच EOW को सौंप दी है। आपको बता दें, आयकर विभाग के छापे में कई बड़े नेताओं के नाम आए। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को जांच करने का निर्देश दिया था। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। चर्चा के दौरान सीएम भूपेश ने पीएम मोदी के सामने FCI में चावल उपार्जन की अनुमति देने की मांग रखी, जिस पर पीएम मोदी ने जल्द उपयुक्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। CBSE बोर्ड ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया। 4 मई से 10 जून के बीच में CBSE की परीक्षाएं होंगी। 1 मार्च से प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। 15 जुलाई तक नतीजे आएंगे। कुछ अन्य खबरें देखते हैं। सागर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। विधायक ने
कार्रवाई को रुकवा दिया। सट्टा किंग वीरू जैन पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची थी, जिस कार्रवाई को रुकवाया गया। बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने इस कार्रवाई को रुकवा दिया। बेटे की करतूत की सजा पिता को क्यों मिले, ये कहना है विधायक शैलेंद्र जैन का। वीरू जैन के पिता के नाम पर घर है, मोतीनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो बेटे की करतूत की सजा पिता को क्यों दी जाए, ये है विधायक शैलेंद्र जैन का तर्क। वीरू जैन के पिता के नाम पर घर है, कार्रवाई को रुकवा दिया। सागर से बड़ी खबर। तो सागर विधायक ने कार्रवाई को रुकवाया। सट्टा किंग वीरू जैन, इन पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची थी माफिया अभियान के तहत, लेकिन विधायक ने पहुंचकर कार्रवाई को रुकवा दिया। पिता को सजा क्यों मिले बेटे की करतूत की, ये तर्क दिया विधायक ने। और सागर से हमारे सहयोगी उमेश जुड़ गए हैं, सीधे उमेश का रुख करते हैं। उमेश, जो तर्क दिया विधायक ने जिसके बाद कार्रवाई को रोका गया, क्या और किस तरह की परिस्थितियां बनी वहां? उमेश, आप सुन पा रहे हैं तो बताएं क्या हुआ है वहां? जी हाँ, ये सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के बेटागेज का इलाका है। यहाँ पर एक सट्टा किंग है, हिस्ट्री सीटर है वीरू जैन, उसके मकान पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस और प्रशासन का अमला पहुंचा था। जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसी के मामले में ये देखा जा रहा है कि इसके तो उमेश की आवाज़ हम तक पूरी पहुंच नहीं पाई। वो बता रहे थे कि विधायक ने कार्रवाई को रुकवाया। मोतीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां विधायक पहुंचे और कहा कि बेटे की करतूत की सज़ा पिता को क्यों मिलना चाहिए। पिता के नाम पर संपत्ति है और माफिया अभियान के तहत जो कार्रवाई पूरे प्रदेश में जारी है, उन्हीं में से एक कार्रवाई सागर में चल रही थी, जिसको विधायक ने रुकवा दिया। साल 2020 का आखिरी दिन जबलपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए एक ऐसी खुशी लेकर आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। फ्लाई बिग एविएशन के सहयोग से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बच्चों को हवाई सफर करवाया। सपनों की इस उड़ान के साकार होने के बाद दिव्यांग बच्चे खुशी से झूम उठे। आसमान की सैर करना भला किसका सपना नहीं होता, लेकिन सपने सबके तो सच होते नहीं। हाँ, जबलपुर में 53 दिव्यांग बच्चों का हवाई जहाज में घूमने का सपना जरूर पूरा हुआ। नए साल का ये तोहफा उन्हें मिला दिव्यांगों के लिए दशकों से काम कर रहे शहर के जस्टिस तनखा मेमोरियल इंस्टीट्यूट की ओर से। इंस्टीट्यूट के फाउंडर और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की पहल पर फ्लाई बिग एविएशन कंपनी की मदद से हवाई जहाज में बैठाकर बच्चों को आसमान के सैर कराई गई। और हम स्वागत करना चाहते हैं हमारी फ्लाइट में आए हुए। डुमना एयरपोर्ट पर खड़े इस प्लेन पर बैठकर बच्चों को महसूस हुआ कि वो वाकई बेहद खास हैं, जिनके लिए ऐसा शाही इंतजाम किया गया। पहली बार आसमान की सैर का लुत्फ उठाने की खुशी इन मासूमों के चेहरे पर भी झलकी। पहले कभी उसने नहीं सोचा था कि जाते समय कैसा फील होता है फ्लाइट में, पर आज बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। सर का बहुत बहुत थैंक यू, मैनी सर का और विवेक तनखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको यहाँ पे फ्लाइट में लेके गए और एक नया एक्सपीरियंस दिया। आज कैसा लगा आपको? आप डिग्री ऊपर गए थे बादल पे, आज बादल के ऊपर आप लोगों ने सफर किया आज। हाँ। लग रहा है तो नया साल अच्छा बना, यानी आपका अच्छा गिफ्ट हुआ आपके लिए। हाँ। नए साल पर बच्चों को ये नायाब तोहफा देने वाले राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी बच्चों की खुशी देखकर फूले नहीं समाये। उन्होंने कहा कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की उनकी ये छोटी सी कोशिश थी। और हमको तो बड़ी खुशी है कि नए साल में हमने इन बच्चों को कुछ सपने दिखाने की कोशिश की। ये एक ब्यूटीफुल मैसेज है पूरे देश के लिए, ये खाली प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए मैसेज है कि हमारे यहाँ भी, हमारे बीच में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी देखभाल करना समाज का कर्तव्य है।
ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज में बैठकर बच्चे महज रोमांचित हुए होंगे, बल्कि सपनों की इस उड़ान से निश्चित तौर पर इन दिव्यांग बच्चों के हौसलों को नए पर भी लगे होंगे। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।